हरिओम। आजकल साइनस को लेकर के बहुत परेशानी का सामना आपको करना पड़ता है क्या ये साइनस? और इसकी वजह से जो समस्या हमारे सामने है, नज़ला बने रहना, जुकाम बने रहना, सर में दर्द हो जाना, आधा सर में दर्द हो जाना, और इतना ही नहीं, फिर ये बढ़ते बढ़ते सिर का भारीपन हो जाना, फेफड़ों में प्रॉब्लम शुरू हो जाना, यहाँ तक कि फिर ये बढ़ते बढ़ते हमारे जोड़ों तक में समस्या पैदा कर देता है। क्योंकि 3 प्रमुख तत्व हैं हमारे शरीर के, जिसको हम बोलते हैं त्रिदोष, जिसमें वायु है, कफ है और पित्त है। तो जो साइनस है वो कफ का उपद्रव हमारे शरीर में पैदा कर देता है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें आती हैं। हमारी कार्यक्षमता भी उससे प्रभावित होती है। हम कई बार अपने आप को ह्यूमिलेटेड भी महसूस करते हैं। कहीं भी हमें खांसी और बलगम की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। दिक्कत छोटी सी है। आपने कभी नहीं सुना होगा या बहुत कम सुना होगा कि किसी मजदूर को साइनस की प्रॉब्लम हुई हो। किसी किसान को जो खेत में मेहनत करने वाला है, मेहनतकश इंसान है, उसको साइनस की प्रॉब्लम हुई हो। क्यों? क्योंकि वो परिश्रम करते हैं, अच्छे गहरे सांस उनको लेने का मौका मिलता है, वर्जिश हो जाती है उनकी, और उसकी वजह से उनके जो साइनस हैं, साइनस एक झिल्ली है जो हमारा जो नासिका का मूल क्षेत्र है, यहाँ पर जो चेहरे की हड्डी है, इसके साथ स्थापित है। और वो स्नोफिल्स वहाँ पर होते हैं जो हमारे जो बाहर के मौसम से जो हवा हमको मिल रही है उसको भीतर जाने से पहले शरीर के साथ एकोमोडेट कर देते हैं। ख़ासतौर से म्यूकस मेम्ब्रेन भी इसी के साथ जुड़ करके काम करते हैं, और जो बाहर से ठंडी हवा भी नाक के अंदर जाती है तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन उसको एकोमोडेट कर देते हैं और उसको शरीर के टेम्परेचर के अनुसार करके उसको अंदर भेजते हैं। बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, एक अच्छा सेंसर है ये। लेकिन अगर वहाँ पर उस झिल्ली में, साइनस नाम की जो झिल्ली है, उसमें अगर गंदगी इकट्ठी होती रहे और हम उसको साफ़ ना करें, तो गंदगी तो जैसे बाहर नाली में पड़ी हुई, घर के कोने में पड़ी हुई, आपकी वर्किंग टेबल पर पड़ी हुई प्रदूषण कर देती है, इसी प्रकार से वो गंदगी यहाँ भी प्रदूषण करती है। तो जो मेहनतकश लोग हैं, जो प्राणायाम करने वाले लोग हैं, योगाभ्यास करने वाले लोग हैं, यौगिक व्यायाम करने वाले लोग हैं, उनको इसकी समस्या कम होती है, और या फिर सफाई का ध्यान रखते हैं। हम जो एडवांस्ड सोसाइटी के लोग हैं वो बाहर की सफाई का तो काफ़ी ध्यान रखते हैं, जो दिखने वाली सफाई है, लेकिन अंदर की सफाई का ध्यान बिल्कुल नहीं रख पाते। और उसका उदाहरण क्या है कि हम जो डीओ हैं, तरह तरह के शू शू करके अपने अंदर खुशबू पैदा कर लिया, बदबू को दबा दिया, उसका इस्तेमाल करते हैं। ज़रा सा पसीना शरीर में से निकलने लगे तो आप परेशान हो जाते हैं कि बदबू आती है, पसीना नहीं निकलना चाहिए। यानी उस सड़ांध को अंदर तो रखें, उसे अंदर त्वचा के भीतरी लेयर पर गंदगी करने दें, हमारी त्वचा रुग्ण हो जाए, लेकिन पसीना नहीं आना चाहिए। उसकी वजह से हम एसी में रहने के आदी हो जाते हैं। एसी से बाहर निकले तो प्रॉब्लम, और अंदर ज़्यादा देर रह जाएं तो प्रॉब्लम। यानी हमारी जो सेंसिटिविटी है वो इतनी बढ़ जाती है कि हमारी सहिष्णुता कम हो जाती है, झेलने की ताकत कम हो जाती है, और उसकी वजह से केवल ये छोटा सा कफ दोष यानी साइनस का दोष जो है हमें गठिया अर्थराइटिस तक पहुंचा सकता है। आप सोचें, इसीलिए पूज्य गुरुदेव कहते थे कि दुश्मन को पैदा होते ही मारना चाहिए, यानी दुश्मन पैदा ही नहीं होना चाहिए। ये व्यवहार में हम अपने प्रेम लाएं, माधुर्य लाएं। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी अगर मल है, मल का रुकावट है, तो फिर सर्वरोगा मलाश्रया, छोटी सी प्रॉब्लम से शुरू होकर के सारे रोग उसके अंदर पनपने शुरू हो जाते हैं। क्या करें? बहुत आसान सा काम है, उसका ध्यान रखें। पहली बात तो मैंने एक उदाहरण साधारण ही दे दिया कि जो भी शारीरिक श्रम करने वाला व्यक्ति है, जो गहरे सांस लेता है, आपने शायद ध्यान दिया होगा जिस समय कोरोना प्रोटोकॉल हमने मोक्षायतन योग संस्थान ने दिया, तो कोई तब तक इसके लिए वैक्सीन डेवलप नहीं हुई थी। पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ था और सबने उस विभीषिका को देखा।
लेकिन हमने केवल इसका प्रयोग किया आश्रम में, मोक्षायतन योग संस्थान में, और फिर वो योग प्रोटोकॉल दिया जिससे अनेक लोगों ने अपनी कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़ करके अपनी प्राण रक्षा की। जिनकी रक्षा हो गई उन्होंने फिर उसके बाद सर्वाइवल भी किया, और जो कोरोना से प्रभावित नहीं हुए थे, वो जानते थे कि कभी भी हमें पकड़ सकता है, उन्होंने प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में उस कोरोना रोधी प्रोटोकॉल का प्रयोग कर लिया। तो वहाँ पर हमने क्या थीम दिया था कि जब ये हमारा जो एक विरेचन क्रिया है भारत योग की, वो या अन्य प्राणायाम जो प्राणायाम करते हैं लोग, तो वो भस्त्रिका का अभ्यास करते हैं या नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं, कपालभाति करते हैं, लेकिन उनको भी हमने ज़रूरत के मुताबिक इम्प्रूव करते हुए वहाँ विरेचन क्रिया एक दी। और विरेचन क्रिया का आधार क्या था कि हम जैसे कोरोना यानी जो प्रदूषण है वो ड्रॉपलेट्स के माध्यम से बाहर फैलता है, दूसरों को लग जाता है, तो उसको हम बाहर फेंक सकते हैं। जब वो जा सकता है तो उसको हम फेंक सकते हैं, हम उसको सुखा सकते हैं, हम उसको अंदर ही वहाँ पर न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन सेल था एक छोटा सा, क्योंकि प्रोटीन सेल जो है उससे कोटेड है वो जो कोरोना वायरस है। तो इसी तरह से उसी प्रयोग को करते हुए हम बाकी छोटे मोटे जो वहाँ पर इन्फेक्शंस हैं उनको क्यों नहीं ठीक कर सकते, और इसके परिणाम बहुत अच्छे मिले हैं। आप जा कर के जल नेति सीखें, सूत्र नेति सीखें, आश्रम जाएं, वो भी संभव मान लिया नहीं हो पाता है, क्योंकि आदमी ने अपने मकड़ जाल इतना फैला रखा है कि उसके पास समय ही समय है दुनिया के लिए, अपने लिए उसके पास समय नहीं रहा। तो उस अवस्था में वो कहता है जी मुझे यहीं कुछ पता चल जाए। और ये जो मोक्षायतन योग संस्थान की जो भारत योग का जो वीडियो सीरीज़ है, इसमें हमें बहुत कुछ मिलता है और हमें इससे ही काम चल जाए। ठीक है, ये आप ही की विद्या है, हम आपको परोसते रहते हैं, लेकिन वहाँ भी करना तो आपको पड़ेगा। तो अगर हम नेति कर्म बहुत अच्छा है, लेकिन नेति कर्म भी अगर आपके साइनस ब्लॉक हैं तो उस अवस्था में वो वहाँ की मांसपेशियों को ही नहीं, वहाँ की हड्डी तक को प्रभावित कर देता है। और कई बार तो हड्डी के टेढ़ेपन की वजह से या मांस बढ़ जाने की वजह से भी साइनसाइटिस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ऐसी अवस्था में तत्काल जो शरीर शोधन की क्रिया हैं, नेति धोती आदि, वो रिकमेंडेबल नहीं होती हैं। तो आप इस समय जो कर सकते हैं वो तत्काल शुरू करें, तो उससे आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। आप छोटे छोटे 2-3 काम करिएगा। पहला काम, आप विरेचन क्रिया शुरू कर दें। यदि आपको साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई है, सिर दर्द रहने लगा है, दुर्गंधित श्लेष्मा जो है वो निकलता है, उसकी वजह से बढ़ते हुए और भी जो समस्या हो गई हो, क्योंकि विरेचन का काम है एक्सपेल कर देना, हमारे शरीर से गंदगी बाहर निकल जाए, ये है विरेचन। और वो कई तरीक़ों से निकलती है। तो जो सुगम विरेचन क्रिया है वो सब लोग करें, और वो निरापद क्रिया है, किसी को नुकसान नहीं। चाहे किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम क्यों नहीं है, विरेचन क्रिया इसलिए कर सकता है क्योंकि वो सांस ले सकता है, वो जिंदा है। विरेचन क्रिया में आपको 3 तरह से विरेचन बताया जाता है। आप साइनसाइटिस की प्रॉब्लम में इसका प्रयोग करिए। पहली विरेचन की आपकी क्रिया है कि आप अपने हाथों को इस तरह से राइट एंगल पर मोड़ करके बैठें। अगर आप कुर्सी पे बैठ कर भी करना चाहें तो भी कर लें, अगर आप अपने आसन पर ठीक से बैठ सकते हैं तो भी ठीक है, और तो और खड़े खड़े कर लीजिएगा, लेकिन चलते फिरते मत करिएगा, क्योंकि हम छूट दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरुजी ने ये कह दिया कि कैसे भी कर लीजिएगा। खाने के बाद मत करिएगा, चलते फिरते मत करिएगा, देखा देखी मत करिएगा। तो आपके लिए हितकर है इसलिए करिएगा, और कहीं निश्चिंत भाव से खड़े होकर के या बैठ करके करें, खाली पेट करें। और इस अवस्था में राइट एंगल में हाथों को मोड़ लें, मुट्ठी बना लें हाथों की, और सांस भरते हुए कोहनी को ऊंचा उठाएं, नाक से सांस लेना, और सांस छोड़ते हुए ऐसे अपने फेफड़ों पर यानी रिब्स पर इसका दबाव दें। सांस की प्रक्रिया कैसे रहती है? यानी सांस लेने का आपको कम पता चलता है, और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो जमाने को पता चल जाता है। यानी सांस छोड़ें तो वेगपूर्वक बलपूर्वक छोड़ें, जिससे कि शोषयति मारुतः,
वायु सोखने का काम करती है, क्योंकि जब आत्मा के संबंध में कृष्ण ने, योगेश्वर कृष्ण ने गीता में कहा तो कहा न शोषयति मारुत है, यानी आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती। तो इस समय वायु का कैरेक्टर पता चला कि सुखाने का काम जो है वायु का है, और वेग का जो काम है प्रेशर का वो बाहर फेंकने का है, और इसके अलावा इससे जो हीट जनरेट होती है उसका कार्य जला देने का है। तो अग्नि पावक है, पवित्र कर देने वाली है। तो जब हम अग्नि का यहाँ पर करेंगे पैदा, अगर आप हाथ भी बड़ी तेज़ी के साथ ऐसे घर्षण करें ना, अग्नि पैदा हो जाती है। अभी एकदम गर्म हो गए, इतने में ही मेरे हाथ, ऐसे में आग आ गई। तब इससे हम सिकाई कर सकते हैं। बाहर की चीज़ की सिकाई आपको मिले ना मिले, लेकिन आप हर हाथ की गर्मी की सिकाई दे सकते हैं। तो आप जब विरेचन क्रिया कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक हीट जनरेट होकर के वहाँ पर जो श्लेष्मा या प्रदूषण वहाँ पर इकट्ठा हुआ है उसको फेंकने का काम, उसको सुखाने का काम और उसको जला करके ख़त्म कर देने का काम ये विरेचन क्रिया करती है, जिससे आप पावन हो जाते हैं, क्योंकि पावक इससे पैदा होती है। दूसरी स्थिति इसी क्रिया की आप लेते हैं कि आराम से खड़े खड़े, वही खड़े या बैठे जैसे आपको अच्छा लगे, आप इस प्रकार से जो अपना ये इसको क्या बोलते हैं आप, हम तो इसको अनामिका बोलते हैं, है ना, आप इसको रिंग फिंगर कह देते हैं। तो इससे अपने बाएं स्वर को बंद कर लें और यही कार्य ऐसे करें। फिर ऐसे ही अंगूठे से दूसरा स्वर बंद कर लें। फिर यही कार्य आप बाएं स्वर से करें, ऐसे करें। फिर तीसरा काम आप करें कि दाहिने से ही लेना, दाहिने से ही छोड़ देना। ऐसे। फिर ऐसे ही बाएं से ही लेना, बाएं से ही छोड़ देना। यानी 3 स्टाइल से आपको विरेचन क्रिया करनी है। इसके और बेनिफिट्स हैं, उनको मैं यहाँ बताने नहीं जा रहा हूँ। एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। लेकिन हाँ, जिनको साइनस की प्रॉब्लम है और वो साइनसाइटिस का रूप ले चुकी है, या इससे आगे भी बढ़ कर के कोई रूप हो गया है, आधा सीसी का दर्द हो गया, सर दर्द हो गया, यानी श्लेष्मा से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी इससे क्योर हो सकती हैं। दूसरी चीज़ आपको जो करनी चाहिए वो है, क्योंकि ये पॉकेट्स हैं, स्नोफिल्स जो पॉकेट्स हैं वो भर जाती हैं कई बार श्लेष्मा से, तो उनको शुद्ध करने का दूसरा तरीका होता है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास भी इसमें आपको करना चाहिए। उज्जाई प्राणायाम को सिखाने के लिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ खर्राटे का। जैसे आप खर्राटा लेते हैं ना सोते समय, बस समझ लो होश में वो काम करना है। और इसके लिए जो प्राणायाम सिखाया जाता है उज्जाई, है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं कि लेकिन ये बैठ के करना होता है। अच्छा हो कि क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठें, और अगर किसी भाई को घुटने की वजह से, टखने की वजह से वो संभव नहीं है, तो फिर वो काम चलाओ ये कर सकता है कि कुर्सी पे बैठ करके कर ले। लेकिन इसको प्राणायाम की विधि मत मानिएगा। प्राणायाम की विधि तो यही है कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम, यानी आसन सिद्ध होकर के तब प्राणायाम करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम आज है, अभी हमने आसन सीखने भी शुरू नहीं किए, तो हमें इलाज तो चाहिए। तो उस स्थिति हम कहते हैं फिर जैसे स्थिति में हो भाई वैसे ही कर लो, ताकि आपको राहत मिले। लेकिन राहत पाने के बाद फिर पुनर्मूषको भव, फिर दोबारा से चूहा मत बन जाना। राहत मिल गई तो योग को आगे बढ़ाना, ताकि आपके लिए फर्दर चैलेंजेस आपके सामने ना आएँ, वो आपसे डर करके पहले ही भाग जाएं। तो इसमें हम सुखपूर्वक बैठ करके किसी भी तरह से कमर सीधी रखते हुए, क्योंकि खर्राटा तो लेटे हुए भी आता है, लेकिन अगर हम आपको कहें लेटे लेटे लीजिए तो उससे आपका जो श्लेष्मा है वो और अधिक उपद्रव करेगा। क्योंकि लेटे लेटे जब आप इस प्राणायाम करेंगे तो श्लेष्मा की गति जो है वो आपके जो स्कल है उसमें भी उपद्रव कर सकती है, वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर सकती है, और वो श्लेष्मा जो प्रदूषित है वो आपके नाक से आपके मुंह में भी जा सकता है। तो कुल मिलाकर के वो तरीके ठीक नहीं हैं। तो आप बैठ करके विधिवत इसका अभ्यास करिएगा। शांत होकर के बैठें, अपनी जीभ को ऊपर तालु मूल में लगा लें,
ये जो आवाज़ आती है ना जीभ को ऊपर टकराने की, बस उस जगह छत पे लगा करके इसको रोक दीजिए और इसको वहाँ रोक करके श्वास लेना, और इस प्रकार से श्वास लेना जैसे कि मैं खर्राटा ले रहा हूँ, बस आप इतना ही समझ लीजिए। मैं गहरी टेक्नोलॉजी में यहाँ नहीं जाने वाला हूँ। तो इतना जब आप करेंगे तो कुछ दिनों बाद आप ये भी अभ्यास करें कि जब सांस छोड़ रहा हूँ तो भी खर्राटे जैसी आवाज़ आनी चाहिए। कैसे करना है? सांस भरते समय जीभ ऊपर लगाई, यानी निकालने में भी आवाज़ आनी चाहिए। तो पहले तो आप लेने का ही अभ्यास करें, इतने से ही काम हो जाएगा। जो अगला स्टेप है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो पॉकेट्स हैं उनसे श्लेष्मा निकल करके वहाँ से उस जगह को छोड़ देगा और प्रदूषण घटेगा। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये भी हो सकता है कि वो श्लेष्मा जब आप ऐसी आवाज़ करके इन्हेलेशन करेंगे तो वो श्लेष्मा खिसक करके आपके चैम्बर में यानी वो मुंह में भी आ सकता है। यहाँ पर ये विधान है कि उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करते समय अगर आपका श्लेष्मा मुंह में आ गया है तो आप प्राणायाम छोड़ करके पहले उसको डिस्पोज ऑफ कर दें, यानी उसको थूक आएँ, स्पिट कर दें, उसके बाद फिर आकर के अभ्यास करें। तो आप देखते हैं 1 हफ्ते के अंदर आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। तो और अंतिम चीज़ आपको इसमें ये करनी है कि भाप लेना, और वो ख़ास तौर से अगर प्याज और लहसुन, यानी इसकी भाप अगर आप लेते हैं, यानी प्याज और लहसुन थोड़ा काट करके पानी में पका लीजिएगा, है ना, और उससे जो भाप निकल रही है तो उसको अपना सिर को और आँखों को इतने हिस्से को कपड़े से तौलिए से ढक लें और फिर नाक से उस भाप को लें। ऐसे ही थोड़ी देर मुंह से भी उस भाप को लें, यानी नाक से भाप लें और मुख से भाप लें। तो ये दोनों ही अभ्यास 5-7 मिनट केवल भाप लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, और दिन में 2 बार 3 बार शुरू में ले लें, तो उसके बाद आपको 2-3 बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर दिन में 1 बार भाप ले लें और उसके बाद नॉर्मल हो जाए। ये भाप लेने से आपकी त्वचा भी अच्छी हो जाएगी, आपका जो ये साइनस की प्रॉब्लम है ये भी ख़त्म हो जाएगी और आप योगाभ्यास के रास्ते पर भी चल पड़ेंगे। बहुत बहुत शुभकामना।